हाँ तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। और इससे पहले आप लोगों को सूचना बता दें कि ये चैप्टर अब लास्ट सिचुएशन में आ चुका है। बस 2-3 लेक्चर या 4 लेक्चर लें अगर आप लोगों को दे दें तो ये चैप्टर आप लोगों का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और फिर बीच बीच में अंकी प्रश्न आप लोगों को हल कराते रहेंगे, ठीक है। और ये भी बता दूं आप लोगों को कि कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं सर छोटा लिख रहे हैं। मुन्ना आप लोग ऐसा करो, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके आप लोग देखो, अपने जूम कर लो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं छोटा लिखता हूँ, आप लोग को हो सकता है स्क्रीन छोटा या आप लोग बड़े करके नहीं देखते होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बात ये है, बोर्ड तो छोटा ही होता मुन्ना, फिर भी DSLR कैमरा का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसे आप लोग पूरे फुल स्क्रीन पर लेकर देखें, ठीक है। और उसे इजी वे में लिखें, ठीक है। कोशिश करता हूँ आज कुछ बड़े लिखने का प्रयत्न करूँगा। कुछ लोगों की शिकायत कमेंट में आती है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चलिए बात करते हैं, आप लोगों से एक नए टॉपिक की बात करते हैं, ओके। तो एक नई टॉपिक है, पहले इस टॉपिक को मैं लिखवाता हूँ, बहुत छोटा है, और लिखवा करके तब उसके बारे में ही बताता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं है मुन्ना, बहुत छोटा है। तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं? बहुत छोटा एक क्वेश्चन, मैं पहले लिखवा लेता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए नीचे थोड़ा ले लेता हूँ और क्या क्लियर हो जाए। क्वेश्चन, तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं? कोई दिक्कत, चलते बात करते, पहले लिख लिया जाए मुन्ना, लिखो अपनी उत्तर पहले राइट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं समझाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होएगी। तो क्या है, पहले ये लिख लिया जाए, ठीक ना। चलिए तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है तथा इसके प्रायोगिक एवं आकलित गुणधर्म, इसके प्रायोगिक एवं आकलित गुणधर्म समान होना चाहिए।
परंतु कुछ स्थितियों में ऐसा कुछ स्थितियों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो तनु विलयनों के इस प्रकार के गुणधर्म को असमान या अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। देखिए बउआ मुन्ना, ये बात मैं बताना चाहूँगा, मैं इस बात को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस कंडीशन में ये बात थोड़ी सी और डीप में जाने का काम करेंगे। जब वांट ऑफ फैक्टर मैं निकालूंगा तो और क्लियरली समझा दूंगा, बट ये बात दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, अगर मान लो मुन्ना, ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारा एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर को वाटर के साथ मैंने पहले वाटर, देखो क्या है, ये है तुम्हारा NaCl, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ तो कण की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। कण की संख्या कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब इसको वाटर में डाल देंगे तो ये टूट जाएगा। तो क्या हुआ? Na+Cl-। बताओ अब कण की संख्या कितनी हो गई? 2। तो तुम जानते हो ये बातें कि विलयन, तनु विलयन के जो भी गुणधर्म होगा वो कण के संख्या पर निर्भर करेगा, है? ये जो देखो क्या चीज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ कण की संख्या 1 था और यहाँ जब 2 हो गया तो इसके मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी परिवर्तन को दूर करने के लिए, ठीक है, विलयनों के, तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को अध्ययन किया गया था और इसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक आया था, ठीक है। और वो वैज्ञानिक कौन है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। उस वैज्ञानिक का नाम है आपका वांट हॉफ। तब जाकर के इन तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को यानी क्या किया, यानी जो भी कमी था उसको दूर करने के लिए वांट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने आया और क्या किया, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं बताता हूं क्या किया, ठीक है। तब यहां से तुम समझ पाओगे मेरे बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बात को आप लोग समझ पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब मैं लेकर आता हूं इन बुराइयों को दूर करने के लिए, इन कैलकुलेटेड मान को यानी निकालने के लिए क्या किया था, बस यही चीज मैं बताता हूं। तो एक बात याद रखना, यानी कहने का तात्पर्य अणुसंख्य गुणधर्म क्यों कहा गया, तो इसका रीजन यही है कि किसी सब्सटेंस को यानी सब्सटेंस के कणों के संख्या में परिवर्तन के साथ विलयन की गुण क्या होती है, अणुसंख्य गुणधर्म बदल जाती है, ठीक है। और तो अणुसंख्य गुणधर्म बदलने से क्या होता है, उसकी यानी जो होती है, जो अणुसंख्य गुणधर्म पालन करने वाली वहाँ पे क्या होती, फेल कर जाती, वहाँ लागू नहीं होती।
तब जाकर कहा गया कि विलयनों के ये अणुसंख्य गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो कैसे, जरा ये देखना है। अब यहाँ आते हैं एक वैज्ञानिक वान हॉफ। कौन आते हैं? तो मैं पहले लिखूंगा क्या चीज, वान हॉफ गुणांक से क्या समझते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना पहले, वान हॉफ गुणांक, इसको बोलते हो वांट, ठीक है, हॉफ, वांट हॉफ फैक्टर। क्या है सीधे लिख देता हूं या क्या समझते हैं, बातें कहीं चीज है। देखना एक बात है, एक बात करें आप लोगों से डायरेक्टली अगर कहूं तो कोई भी चीज क्या होता, पदार्थ या तो संयोजन होता है या तो वियोजन होता है। जैसे जब तुम लोग मेरे ही क्लास में जब अपने घरों से चलते हो, एक एक स्टूडेंट मेरे रूम में एकत्रित होकर तुम संयोजित हो जाते हो। समझ रहे हो मतलब, यानी वहां पे एक क्लास, एक वर्ग का निर्माण करते हो, यानी छोटी छोटी पार्टिकल इकट्ठे होकर एक बड़े पार्टिकल बनाते हो। यानी छोटे छोटे मेंबर अपने घरों से एक एक मेंबर आकर के एक एक स्टूडेंट मेरे वर्ग को तुम लोग सजा देते हो। उसमें स्टूडेंटों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हो संयोजन। समझ में आया। जो ही छुट्टी कहता हूं मैं, बोलता बाबू आज की क्लास क्या हुई मुन्ना, ऑफ करता हूं इतना ही तक, तो धीरे धीरे आप लोग निकलकर टोलियों में बंटकर अपने अपने घर की ओर मूव करते हो। इसको बोलते मुन्ना वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, एक बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ जाना वियोजन कहलाता है। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुटकर क्या होते, एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते, वो क्या कहता, संयोजन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग, यार बिल्डिंग का निर्माण देखा होगा, बिल्डिंग का बिल्डअप करने की बात की जाती है, बिल्डिंग का निर्माण की बात करते हो तो छोट छोट ईंट ब्रिक्स जो होते हैं वो आते हैं और उसे राज मिस्त्री जो जोड़ने वाला होता है, जोड़ाई करने वाला, उसे जोड़कर एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार करता है। तो वहाँ क्या होती, बिल्डिंग में ईंटों का संग्रह हो जाता है। दैट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स एज नोन एज, कह सकते हो एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज, वो किसका एग्जाम्पल बना, संयोजन का। किसका एग्जाम्पल बना मुन्ना, संयोजन का। समझ में आ गया। उसको बोलते हो संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया। एक बात और, वियोजन क्या होता है, आप लोगों ने क्रेशर देखा होगा। आपको क्रेशर क्या, जो गिट्टी तोड़ने वाली मशीन होती है, या आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि घर में हर किसी के घर में क्या होता होगा, प्लास्टर की बात करते हो, या ये सीधी बात बोलता हूँ, पत्थर के एक मान लो कि बड़ा सा ये क्या बोलते हैं, एक पत्थर की क्या बोलते हैं, स्टोन है मान लो इतना बड़ा, और उसको क्या करता है मजदूर जब आता है उसे तोड़ता है, तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग बताओ। इसी को बोलते हो वियोजन मुन्ना। वियोजन का मतलब होता है टूट कर, यानी बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ जाना। दैट्स लाइक एग्जाम्पल देखो, तब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो, अगर NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं वाटर के साथ वैद्युत अपघटन की क्रिया कराऊं तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, कण की संख्या एक से अधिक हो जाएगी, जिसमें वो क्या हो जाएगा बता, वो किसको इंडिकेट करेगा बता, वो वियोजन को दर्शाएगा। अब देखो, जैसे मैं यही बात करता हूं, यही चीज अगर Na+ की बात करें, Na+ और यही क्या करेगा Cl- आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, संयोजन। जैसे लो Na+ और Cl2 जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। देखो दो यहाँ सब्सटेंस दो प्रकार के थे और ये क्या कर दिए, यानी जुट कर एक सब्सटेंस NaCl को बना दिया। ये क्या हुआ बता सकते हो, ये है मुन्ना तुम्हारा संयोजन और ये था तुम्हारा वियोजन। ठीक है, अब देखो यही तो बात थी, यही विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को दर्शा रहा था
कि सब्सटेंस एक था टूटकर दो हो गया, तब इसके अगर कैलकुलेशन करो, इस पर तुम बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म जितने हैं सबको देखो और इस पर देखो, तो इन दोनों के मान में क्या हो जाएगी, असमानता आ जाएगी, असमानता आ जाएगी। इसीलिए बोलते क्या जी कि तनु बिलियनों के ये अणुसंख्य गुणधर्म का पालन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया मेरा बात, समझ में आया ना। तो यही चीज मैं बताने वाला था, और यही एक वैज्ञानिक था जिस वैज्ञानिक का नाम है वान हॉफ ने तुम्हें इसी के बारे में तो अध्ययन कराया और तुम्हें बताया, क्या बताया, देखो क्या बता रहा है। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद लिखवा देता हूं। देखो क्या हुआ। कहानी है 1880 ईस्वी के, वैज्ञानिक का नाम है तुम्हारा वान हॉफ, ठीक है। क्या है, कहानी है 1880 के, वैज्ञानिक का नाम है क्या चीज, वान हॉफ, ठीक है। तो देख क्या हुआ क्या, वान हॉफ नामक वैज्ञानिक ने बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, तनु बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया, और क्या देखा ये चीज कि बिलियनों के संयोजन और वियोजन के सीमा के निर्धारण के लिए एक नियम का प्रतिपादन कर दिया, कि मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस संयोजन हो रहा है, यानी कि मतलब कि एसोसिएट हो रहा है, जुट रहा है, या वियोजन डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके लिमिटेशन कहाँ तक है, सीमा कहाँ तक है, इसका अध्ययन करके उसने क्या किया, एक नियम का प्रतिपादन कर दिया, जिसे कहा जाता है वान हॉफ का नियम। वान हॉफ नियम मत को वान हॉफ गुणांक कहते हैं, यानी इसी के टर्म में एक गुणांक दे दिया जिसको बोलते हो वान हॉफ गुणांक बोलते हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँ आप लोगों को वान हॉफ गुणांक क्या होता, ये चीज़ मैं बताने वाला था, तो यही बात बोलेंगे। सन 1880 ईस्वी में वान हॉफ नामक वैज्ञानिक ने किसी तनु बिलियन में उपस्थित विलय के संयोजन या वियोजन के संदर्भ में क्या किया, संयोजन या वियोजन के संदर्भ में तुम्हें क्या किया, इसने एक गुणांक का प्रतिपादन कर दिया, वो भी किसके लिए, उसके लिमिटेशन के लिए, उसके सीमा के लिए, कि उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, ये कहाँ तक संयोजित हो सकता और कहाँ तक वियोजित हो सकता है, उसके संदर्भ में एक तुम्हें फैक्टर दे दिया था जिसको वान हॉफ फैक्टर कहते हो। बोलो कोई दिक्कत, चले बात करें, चलिए ठीक है, चलिए तो लिखवाते हैं मुन्ना, पहले लिखवाते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं। देखिए उत्तर इसका भी दे दिया जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में, याद रखना। ये बोर्ड में आप लोगों का पूछ चुका है, क्यूबी क्वेश्चन बैंक में ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, लिखता हूँ क्या चीज, सन 1880 ईस्वी में वान हॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या चीज, यहाँ पे संयोजन, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या चीज, वैज्ञानिक ने तनु विलयन में उपस्थित विलय के संयोजन या वियोजन के क्या कर, संयोजन एवं वियोजन के सीमा, संयोजन एवं वियोजन के सीमा के निर्धारण के लिए
के लिए एक गुणक, क्या चीज, एक गुणक I का प्रतिपादन किया जिसे want of गुणक कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब एक चीज़ याद रखना, नोट वाली बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं जानते हो तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तुम याद रखना, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कितना, ठीक है। तो याद रखना, जब वियोजन होगा किसी चीज का, जब वियोजन अभिक्रिया हो तो I के मान कितना होगा? तो उस टर्म में याद रखना, I हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात नोट करने वाली है। नंबर 1 ये था। नंबर 2 में जब संयोजन होगा, जब संयोजन अभिक्रिया की बात करेगा, यानी संयोजन होता हो या संयोजन अभिक्रिया हो, तो इस टर्म में यहाँ पे आप लोग को मैं लिख देता हूँ, साफ दिखाई देगा, चिंता ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे I यही लिख देता हूँ ग्रेटर देन 1, I का मान ऑलवेज 1 से अधिक आएगा। अभी दिखाता हूँ तुरंत, ठीक है। यहाँ जो होगा I के मान क्या होगा, ऑलवेज होगा I लेस देन 1, ऑलवेज 1 होगा, क्या होगा, 1 से कम होगा। तीसरा कंडीशन, तीसरा बात कर रहा है कि जब न संयोजन और न ही वियोजन हो, तो क्या होएगा? तो इस कंडीशन में मुन्ना क्या होता, I का मान ऑलवेज हम लोग 1 ले लेंगे। इट इज द यूनिवर्सल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप लोग याद करेंगे, ये बात मेमोराइज कर लें। और मैं तुरंत दिखाता हूँ, आप ही लोगों को ध्यान से देखते जाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है, देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, और आगे की बातें करता हूँ। तो वही बात मैं लिखा हूँ, सन 1880 ईस्वी में वानटॉप नामक वैज्ञानिक ने तनुबिलियन में उपस्थित विलय के संयोजन या वियोजन के सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणक का प्रतिपादन किया, जिसे वानटॉप गुणक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ मुन्ना, ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये अगर कोई भी सब्सटेंस का संयोजन हो रहा है या वियोजन, तो उसका लिमिटेशन कहाँ तक है, वो कहाँ तक अंततः टूटेगा, उसी के निर्धारण करने के लिए उसने ये फैक्टर का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, मिटाता हूं, देखते जाइएगा। आप लोग याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। नहीं याद करोगे तो मार मार कर चोप छोड़ा देंगे, याद रखना। समझ में आया ना, नज़दीक तो है नहीं, फिर भी मार मार कर चोप छुड़ा देंगे। डेली याद करो, डेली लिखो, समझ में आया, लिख लिख कर पढ़ो, ज़्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि बेहतर नंबर लाना है, समझ में आया। नहीं याद करो ना तो मार के चोप छुड़ा देंगे, चोप, समझ में आया ना, हैं।
जैसे आम से चोप निकाला जाता है ना आम का, ठीक है, वैसे चोप छोड़ा दूंगा, याद रखना। तो चलो देखते हैं, बात करते हैं। अब उसके बाद में देखो जरा, वियोजन के लिए कोई एक मैं ले रहा हूं, वियोजन के लिए तुम लोग को समझा दूं अच्छी तरह से, वियोजन, ठीक है। देखना वियोजन अभिक्रिया, जैसे मुन्ना देख NaCl टूटेगा तो क्या जाएगा, Na प्लस और क्या जाएगा Cl माइनस में, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, अवश्य जाएगा। तो देख इसमें यहां देख मोल खाली पता करना, वही I मिलेगा तुम्हें, मोल पता करना है। बताओ ये कितना मोल है, कितना मोल, 1 मोल दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर कितना मोल है, 1 मोल 1 मोल, टोटल मिलाकर कितना मिला, 2 मोल। तो राइट साइड वाला जितना मोल तुम्हें मिल जाएगा ना, वही तुम्हारा I का वैल्यू होएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, जैसे मान लो H2SO4 की बात की है, H2SO4 टूट रहा है, एक बात चाहे रुक जाओ थोड़ा सा, ऐसे कर लेता हूँ, ये बुक में भी दिया है, K2SO4 की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले टूटेगा तो आप जानते हो कि पोटेशियम पर कितना चार्ज होता, +1, SO4 पर कितना चार्ज होता, बताओ ना बताओ, SO4 पर सर जानते हैं -2 होता है। मुन्ना एक सारणी में बताता हूँ, याद रख, अगर सोडियम आएगा तो सोडियम पर प्लस चार्ज होता 1, कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम पर जो प्लस, अगर तुम्हें मैग्नीशियम कहीं आ जाए तो मैग्नीशियम पर 2 चार्ज, अगर कहीं एल्युमिनियम देखने के लिए तो +3 चार्ज। ये चार्ज तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर SO4 आया मुन्ना कहीं तो 2 चार्ज, अगर Cl आया तो 1 चार्ज, क्लोरीन Cl, अगर Br आया तो 1 चार्ज, I आया तो 1 चार्ज, F आया तो 1 माइनस चार्ज। ये याद होनी चाहिए, तोड़ने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। आगे चलता हूँ, देखिएगा। अब देखो CO3 कहीं दिखाई देता तो -2 चार्ज, ठीक है। अगर HSO4 कहीं दिखाई देता तो -1 चार्ज, अगर HCO3 दिखाई देता तो -1 चार्ज। ये तोड़ने के लिए अब दिखाता हूँ, ये क्यों दिखाया हूँ, देखो जैसे CaCO3 की बात करेगा, अगर ये तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो क्या चलेगा, कैल्शियम पर कितना चार्ज, देख 2 चार्ज, तो 2 प्लस में दे दो, और कार्बोनेट पर कितना चार्ज, देखो कितना, देखो -2, देखो बराबर है ना, बराबर होनी चाहिए, चार्ज बराबर होनी चाहिए। अगर चार्ज बराबर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो पोटेशियम, अब देख मुन्ना यहाँ कै गो चार्ज माइनस में 2, लेकिन यहाँ कितना है, 1, तो ठीक है, 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 है, लेकिन पोटेशियम की संख्या देखते कै गो है, कै गो पोटेशियम की संख्या बता, पोटेशियम की संख्या कितना है बता सकते हो, हाँ सर बिल्कुल 2 दिखाई दे रहा है, तो मुन्ना 2 से गुना करके बैलेंस कर लो ना। अब देखो कितना आ गया, अब यहाँ अब देखो I के मान इस पर डिपेंड करेगा, यहाँ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ कितना 2 हो गया, तो I बराबर कुल चार्ज की संख्या, यानी मतलब ये, तो पोटेशियम प्लस 2 है, SO4 माइनस 1 है, तो 2 अब प्लस 1 बराबर कितना हो गया, बताओ 3 I के मान कितना मिला, 3 मिला। समझ में आया। तो देखो मैं क्या बताना चाहता था, 1 था लेकिन कितना में टूट गया, 2 में, वियोजन में देखो तो I का मान 1 से अधिक नहीं है, देखो तो 1 से अधिक नहीं है, बिल्कुल है 3। अच्छा आओ आगे चल, यहाँ देखो तो I के मान की बात कर रहे थे ना, देखो यहाँ देखो 1 है, तो कह रहा है कि I ग्रेटर देन 1 कब, जब वियोजन होगा तब। तो देखो तुम ना I के मान यहाँ निकाले थे, कितना निकाले 2, तो तुलना कर दो, है कि नहीं, बिल्कुल है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको मैं एक और तरीके से बिल्कुल सोल्व करने के लिए तरीका बताऊंगा, थोड़ी सी वेट करना होगा, लेकिन आज इसमें एक और चीज़ बताने वाला हूं। लेकिन याद रखना, वियोजन के लिए याद करो क्या होगा, वियोजन के लिए I का मान कितना होगा, ग्रेटर देन 1। संयोजन के लिए क्या होगा बताओ, संयोजन के लिए कितना होगा I का मान, लेस देन 1। ना वियोजन हो के ना संयोजन हो तब क्या होएगा, तो उस सिचुएशन में I बराबर 1। जैसे कहोगे सर बिना संयोजन बिना वियोजन वाला कोई एक एग्जाम्पल दे दो ना, मन की बातें रख दो, ऑफ कोर्स रख देता, ये कौन बड़ी बात है मुन्ना, लो न मैं बता ही देता हूँ। देखो जरा, देखो, अरे चीनी का नाम सुना होगा, सुक्रोज का नाम सुना होगा, सुक्रोज के I का मान ऑलवेज 1 होता है। यूरिया का नाम सुना होगा, 4 गो है मेरे जानकारी में, 4 गो ही मेन है, यही ज़्यादा परेशान करता है न्यूमेरिकल में, ठीक है।
तो यहाँ आई के मान इसका भी 1 होता। ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज का नाम, ये भी याद करने वाली चीज़ें है। ग्लूकोज का आई का मान कितना होता, 1 होता। और उसके बाद फ्रुक्टोज का भी बात करो, फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज का भी कितना होता आई का मान, तो आई का मान इसका भी मुन्ना होता कितना, इसका भी होता 1। ये चारों याद करने वाली बात है, याद करने वाली बात है, न्यूमेरिकल में मजा आएगा। ये मैं प्रमाणित भी कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है। क्यों, अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, बहुत सरलता से समझना। और ये अगर क्लास जिसने मिस किया, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब से निम्नलिखित में जो प्रश्न उठाता है, किसका अधिकतम किसका न्यूनतम होगा, नहीं बना पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। इसलिए ये क्लास के वीडियो को जरूर ये सब देखना, ये तुम्हें याद जरूर होनी चाहिए, और ये जरूर याद होनी चाहिए। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी न संयोजन न वियोजन, तो आई के मान 1, जिसका एग्जाम्पल मैं दिया हूं, न तो ये संयोजित होते हैं न तो ये वियोजित होते हैं, याद रखना। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आ गया? तो एक चीज और बताने वाला हूं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इसका बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए तो हवा में उड़ा दोगे वैसे क्वेश्चन को, जैसे मैंने दिया था क्वेश्चन कि K2SO4 यानी 1 मोल K2SO4 का यानी हिमांक अवनमन के बारे में मैंने बात की, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे चुटकियों में, बस देख लो। ये बहुत गौर से तुम्हें ध्यान रखनी होगी। मैं पूछूंगा कभी कि सुक्रोज का आई का मान कितना होता, 1, यूरिया का, ये ठीक है। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा आप लोग को, मैसेज दे दूं, संदेश दे दूं। मैं ये बताना चाहता हूं, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहा हूं, और बॉय के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी बॉय मेरे हैं, मतलब कि स्टूडेंट में जो लड़के की बात कर रहा हूं, उन लोग अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। शायद मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, मैं उम्मीद के साथ बोलता हूं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं लास्ट में बता दूंगा व्हाट्सएप नंबर, या स्क्रीन पर डलवा दूंगा, ठीक है। और आप लोग का मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं, बट एक चीज़ और, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स इस ग्रुप में नहीं जुटेगी। जुड़ने के लिए 2 ऑप्शन उनके पास, अपने मम्मी के, अपने दीदी के, अपने भाई के, अपने पिताजी के, किसी के नंबर को ही मेरे पास सेंड करोगे। याद रखना ये बातें, ग्रुप में अपना नंबर नहीं रख सकते हो, और ग्रुप में तो बात भी नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिन मैं रहूँगा, ओनली मेरा जाएगा मैसेज वहाँ पे। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं गर्ल्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ बात मेरे मद्देनज़र में रखते हुए ध्यान रखेंगे कि मैं ये बता दूँ आप लोग को, अपने पिताजी के, है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर विदा करेंगे, अपना नाम अपने पिताजी के नाम साथ में विदा करेंगे गर्ल्स, या अपना नाम अपने भाई का नाम, गांव अगर होगा तो गांव भी विदा कर देंगे, ताकि मैं अपने चैट पर क्या आप लोगों को ग्रुप में मैं रख सकूं, ताकि मैं क्वेश्चन डालूंगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी में कर दे दूंगा, आप लोग को बता दूंगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? और जितने भी बॉयज़ हैं वो लोग अपना नंबर, अपना नाम, और हो सकता है अपने गांव का नाम विदा कर दे तो और बेहतर होगा। उसी नाम से, नाम और गांव के नाम से सेव कर लेंगे, बेहतर मेरे पास रहेगा, ठीक है। सुलभता होगी, आप लोग के पास मटेरियल विदा करने में आराम होगा, मुझे बहुत सुलभता होगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर आप लोग को मैं लिख भी देता हूँ, 8935882066। आप लोग इस पर सेंड करें, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं। बट गर्ल्स के लिए फिर एक बार चेतावनी देता हूं कि वो लोग अपना नंबर नहीं सेंड करेंगे मेरे पास, करेंगे तो अपने बड़े भाई का, अपने मम्मी का, अपने पापा का, किसी का आप लोग सेंड कर सकते हैं। और आप लोग का जो भी मटेरियल जाएगा तो वहाँ से अपने पास सेंड करके मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है। हाँ, अब ये कहो कि आपका रिप्लाई कैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पापा के पास चला जाए नंबर, कोई दिक्कत नहीं। नंबर जाने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, मेरे पर विदा कर देना अपने नाम के साथ, मैं वहाँ भी चेक कर लूँगा, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन जो भी विदा करना हो, जो भी आप लोग क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, वो आप लोग ग्रुप में विदा करेंगे, ताकि कोई स्टूडेंट भी सोल्व करके आप लोग के पास देगा, मैं सेटिस्फाइड करके आप लोग को कर दूँगा, हाँ इनका आंसर सही है, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। क्लियर हो गया बात? मेरी बात को समझ गए होंगे, क्लियर।
ऑफकोर्स यही बात ध्यान में रखना, मैं ये 2-3 वीडियो में डायरेक्ट डेली बोलूँगा और मैं एक छोटा वीडियो भी बनाकर आप लोग को फेसबुक पर मैं छोड़ दूँगा, ठीक है।